हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 346 GC। ये वर्ष 2022 का तीसरा सेट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट 3 346 GC। और देखिए इसका पहला प्रश्न। हम आपको प्रश्न पढ़ के सुना रहे हैं। आप ऐसे सुन के भी लिख सकते हैं या मार्केट में किताब उपलब्ध है अनसॉल्व का, आप उसको भी ले सकते हैं। प्रश्न है, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बदलकर K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सही है वो अभी हम पता लगाएंगे। पहला है K2/K1 इंटू F। दूसरा ऑप्शन है 2K2/K1 इंटू F। तीसरा ऑप्शन है K1/K2 इंटू F। और चौथा ऑप्शन है 2F। प्रश्न लिखा है कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। तो इसे हम सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको लिख भी लीजिएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लो ये परीक्षा का प्रश्न होता आपका, जैसे ये ऑप्शनल है, नहीं होता तो आपको लगाना ही पड़ता। तो कैसे लगाया जाएगा वो भी सीख लीजिए साथ में। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आवेश जो है, आवेश Q1, Q2 तथा उनके बीच की दूरी R, ये मान लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि उनके बीच बल F लगेगा। दो आवेश, उनके बीच में परावैद्युतांक K1 है तब बल F लग रहा है। तो फार्मूला क्या होगा, F बराबर K की जगह पे यहाँ पे फार्मूले में आएगा 4πε0 K1 परावैद्युतांक का माध्यम है Q1 Q2/R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि K1 से इधर गुणा करा देंगे तो इतना केवल बचा रहेगा, या इसे ही छोड़ दो। फिर आगे कहा है, अगर उनके माध्यम जो है वो बदल के K1 से K2 कर दिया जाए, मतलब नया मीडियम K2 हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि परावैद्युतांक K2 है, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि यदि परावैद्युतांक K1 से K2 हो, तो जब K1 को हटा के K2 लिख देंगे तो नया बल आएगा। मान लो वो कोई नया बल है, जैसे इसको F मान लेते हैं, चलो इसको F डैश कह देते हैं। तो ये होगा 1/4πε0 K2 Q1 Q2/R स्क्वायर। क्योंकि बीच की दूरी नहीं बदलनी है, आवेश नहीं बदलना, कुछ नहीं बदलता। केवल जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 था पहले, बाद में K2 हो गया। तो फोर्स क्या होगा वही पता करना। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को, या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को, जो मर्जी। तो क्या होगा, अगर 1 में 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा F/F डैश इक्वल, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ऊपर नीचे जब रहेगा तो Q1 Q2/R स्क्वायर, Q1 Q2/R स्क्वायर, ये खत्म। 1/4πε0 ये कैंसिल होके क्या बचेगा, 1/K1/1/K2। या इसको लिख सकते हैं F/F डैश इक्वल K2 ऊपर और K1 नीचे। F डैश की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा F डैश इक्वल K1 का गुणा K2 का भाग। तो ये हो जाएगा K1/K2 इंटू F। तो अगर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 को हटा के K2 कर दिया जाएगा, तब नया बल
कुछ इस प्रकार से होगा K1/K2 इंटू एफ, जहाँ ये एफ क्या है, पुराना वाला बल है। कहाँ है ये तीसरा ऑप्शन सही है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा प्रश्न है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां क्रमशः FR और FV हैं, तब उनके बीच में 4 संबंध दिया हुआ है। पहला दिया है FR इक्वल है FV, यानी लाल रंग के लिए फोकस दूरी और बैंगनी के लिए एक जैसा होगा। दूसरा दिया है FV लेस देन FR। तीसरा दिया है FR लेस देन FV। और चौथा ऑप्शन है FV ग्रेटर आर इक्वल FR। ये 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सही है? प्रश्न हम आपको फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। प्रश्न है, यदि किसी उत्तल लेंस की लाल एवं बैंगनी प्रकाश के लिए फोकस दूरियां FR एवं FV हों, तब इनमें से क्या सही है? तो ये जो प्रश्न है ये वर्ण विपथन का है, क्रोमैटिक एवर्शन जो चैप्टर है उसी का है ये। तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें से क्या सही है? तो ये ध्यान दीजिए, देखो हम फिगर बना के बता रहे हैं। उत्तल लेंस के लिए चूंकि सवाल भी पूछा तो उत्तल लेंस बना भी रहे। अगर किसी उत्तल लेंस पे सफ़ेद रंग के प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसमें विपथन उत्पन्न होता है, मतलब वो एक जगह पे नहीं मिलती हैं, अलग अलग रंग की किरणें अलग अलग जाके मिलती हैं। जैसे कुछ पहले मुड़ जाती हैं, कुछ थोड़ा आगे जाके मुड़ती हैं। ऐसे किरणें ये बढ़ती जाती हैं। जैसे आप प्रिज्म में पढ़ते हो, सफ़ेद रंग की किरण जाती है और नीचे या दूसरी तरफ बढ़ती हुई चली जाती है, तो ये भी क्या, ये प्रिज्म ही है एक टाइप से। तो अगर सफ़ेद रंग के प्रकाश की किरण किसी भी उत्तल लेंस पर पड़ती है तो क्या होता है, अगर अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं तो क्या होती हैं, वो फोकस से मुड़ के जाती हैं, यही नियम है। लेकिन अब चूंकि किरण सफ़ेद है तो उधर अपने घटक रंगों में वियोजित हो जाएगा। तो वियोजन होने की जो इसमें क्रम होती है, पहले होता है बैंगनी और सबसे लास्ट में होता है R। अब बाकी आपको तो पता ही बीच में कौन होता है, विबग्योर की एक श्रृंखला बनती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेगा बैंगनी कलर का प्रतिबिंब और आगे सबसे लास्ट में बनेगा लाल कलर का प्रतिबिंब। तो चूंकि अनंत से आने वाली किरणें जहाँ पे मिलती हैं फोकस वहीं होता है, तो ये हो जाएगा FV और ये हो जाएगा FR। आप यहाँ पे देखोगे कि बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी कम है और लाल रंग के लिए फोकस दूरी अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, ये है लाल रंग के लिए फोकस दूरी बराबर, ये भी बराबर। यहाँ पे देखो लाल रंग के लिए फोकस दूरी बड़ा है और बैंगनी के लिए फोकस दूरी कम है। आप इस चीज़ को एक और तरीके से समझ सकते हो। जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वो होता है 1/f इक्वल n माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो लाल रंग के लिए जो अपवर्तनांक होता है NR, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। तो अगर लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम है तो ये फोकस दूरी, क्योंकि देखो ये व्युत्क्रमानुपाती टाइप है, ये लिखा हुआ है 1/f और इधर है n, या लिख सकते हो, यहाँ लिख दें कहीं पे f 1/n। तो यहाँ पे अगर NR छोटा है तो यह बड़ा आएगा और NR अगर बड़ा होता तो यह छोटा होता। तो चूंकि लाल रंग और बैंगनी रंग के लिए लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो उसकी फोकस दूरी अधिक होगी, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक अधिक होता है, फोकस दूरी कम आएगी। आप ऐसे भी सोच सकते हो
या आप ये याद रखना कि यहाँ पे जब वर्ण विपथन होता है तो बैगनी रंग पहले मुड़ता है और लाल रंग सबसे लास्ट में, यानी लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे कम भटकता है अपने मार्ग से और बैगनी सबसे ज़्यादा भटक जाता है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आप इसे लगाइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, पहले का तीसरा प्रश्न है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कालांतर होता है। पहले का तीसरा प्रश्न है कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, उसके वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कालांतर होगा। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो इक्वेशन होती है वो होता है, पहले हम ऑप्शन लिख दें फिर बताते हैं कौन सही है इसमें। ऑप्शन है 0, दूसरा है π/2, π/2 नहीं है, सॉरी, दूसरा पाई है, तीसरा है π/2 और चौथा 3π/2। तो इसमें कौन सही? वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिश में कालांतर पूछा है, फेज डिफरेंस, ये याद रखना। इसमें दिशा नहीं पूछी है, यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा। अगर दिशा की बात होती तो ये कन्फर्म 90 डिग्री पर होते। चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जब चलते हैं तो उनके बीच में 90 डिग्री जो उनका प्लेन होता है, उनके प्लेन में 90 डिग्री की गैपिंग होती है, उनके तल 90 डिग्री पर होते हैं। लेकिन फेज डिफरेंस की बात इसमें है तो बी का जो इक्वेशन होता है वो होता है B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है बी का। और ई का जो इक्वेशन होता है वो होता है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब रही बात इनके बीच कालांतर क्या होगा, तो इनके फेज को घटा दो, ये है इसका फेज, तो जब दोनों का फेज घटाओगे तो 0 हो जाएगा। देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स में से ओमेगा टी माइनस के एक्स खत्म। तो इसमें जो फेज डिफरेंस बनेगा डेल्टा फाई, ये होगा 0। अगर इसमें तल की बात होती तो 90 डिग्री होता ये वाला, लेकिन यहाँ बात फेज डिफरेंस की है, कलांतर की है, उनकी कलाओं में अंतर। तो समान कला में हमेशा होती है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो ये पहला वाला सही। अगला प्रश्न पहले का चौथा प्रश्न है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा दिया हुआ है 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चौथा है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्रश्न है, किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, तो जो आवश्यक होता है उससे निकलता है कार्यफलन, तो उस तरंगदैर्घ्य को दहली तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। तो वो दिया हुआ है 2000 एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में बदलेंगे तो लिखेंगे 2 × 10⁻7 मीटर, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम पे 10⁻10 की घात मीटर होती है। 3 जीरो लगा, खत्म होके 10⁻7 बचे। और इस पे जो तरंग आ रही है, जो तरंग, उसकी तरंग दैर्घ्य है 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा ये 1 × 10⁻7 मीटर। सवाल में है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बताओ। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है K मैक्सिमम इक्वल E माइनस फाई, जहाँ फाई है वर्क फंक्शन, कुछ किताब में W से भी मिलता है ये। तो हो जाएगा ये K मैक्सिमम इक्वल
ई का फार्मूला हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा, इसका हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। हल करो इसे तो के मैक्सिमम का फार्मूला हो जाएगा, दोनों में से एच सी कॉमन, अंदर बचेगा 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट से इधर, इधर लैम्डा से गुणा, या सारी वैल्यू रख दो 6.63 गुणे 10 पे ऋण 34, ये हो गया एच का मान। सी का मान 3 गुणे 10 पे पावर 8 और 1 बटे लैम्डा की जगह पे 2, लैम्डा 2 नहीं बल्कि सॉरी 1 है ये, 1 गुणे 10 पे ऋण 7 ऋण 1, 2 गुणे 10 पे ऋण 7। हल करो इसे, 3 तिहाई 9, 3 छक 18, 3 छक 18 1 19 गुणे 10 पे पावर माइनस 26। और यहाँ क्या होगा देखो, 10 पे यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, हर बराबर करने के लिए इधर 2 इधर 1 हो जाएगा, तो होगा ये 2 ऋण 1 बटे 2 गुणे 10 पे पावर ऋण 7। ये इसके साथ आ गया और 2 में से 1 जाएगा 1 खत्म, तो ये हुआ 19.89 गुणे 10 पे पावर ऋण 26 बटे में 2 गुणे 10 पे पावर ऋण 7 बराबर 7 नीचे से ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा गुणे 10 पे पावर ऋण 19, क्योंकि इधर से जाएगा तो धन 7 हो जाएगा, तो 19 बचेगा माइनस में, नीचे हो गया 2। ये हो जाएगा, अगर 2 से भाग करें तो 2 9 18, 1 बचेगा, 2 9 18, ये खत्म, 2 चौको 8, 2 पंचे 10 गुणे 10 पे पावर ऋण 19, ये है जूल में। लेकिन ऑप्शन जो दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो 9 4 5 गुणे 10 पे ऋण 19, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग कर देना है, तो ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 10 पे ऋण 19 से 10 पे ऋण 19 खलास, तो EV में अगर वैल्यू बचेगी के मैक्सिमम की तो बचेगा 9.945 बटे 1.6। अगर दशमलव हटाएं, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो हो जाएगा 99.45 बटे 16, 6 बार जाएगा, 16 का 6 बार 96, 3 99, यहाँ 3 बचेगा और ये 34 हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 16 का नाम 16 9 25, तो ऐसे आगे जाएगा ये, यानी लगभग 6.21। फिर आगे कोई गिनती आएगी। ऑप्शन कहाँ है अपना मिलता जुलता, ये है दूसरा। तो प्रश्न था कि उत्सर्जन कराने के लिए 2000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश जरूरी है, लेकिन उस पे 1000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश पड़ रहा है, तो उत्सर्जित जो फोटॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल में। अगर जूल में ऑप्शन होता तो लगभग इससे मिलता जुलता होता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd और 4th पार्ट, छापो इसे। अगला प्रश्न पहले का 5वां प्रश्न है, L लंबाई के तार में I एम्पियर की धारा बह रही है और तार B वेबर पर मीटर चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश पर झुका हुआ है। तार पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल का मान होगा। पहले का 5वां। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, बाद में छापेंगे इन्हें। पहला ये है, दूसरा ऑप्शन IBL/2, तीसरा ऑप्शन 2IBL, चौथा ऑप्शन √3/2 IBL। प्रश्न है, इसमें जो तार है उसकी लंबाई L है, उसमें जो करंट है I है, B की दिशा से 30 डिग्री का कोण। मान लो ऐसे देखो, ये इस साइड में B है,
ये है वायर, इसमें करंट बह रहा है ऐसे, इनके बीच का एंगल है 30 डिग्री, ये वाला। अगर इधर वाला भी उठा लिए ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, मतलब परिमाण में वैसे तो अंतर आएगा डायरेक्शन वायरेक्शन में, लेकिन ये चूंकि यहाँ परिमाण है तो अगर आप ये वाला कोण इस तरह, मतलब जैसे ये देखो, अगर आप आई को उधर बनाने के बजाय इधर बना दिए और आपने यहाँ पे 30 बनाया तो 150 होगा। साइन 30 साइन 150 की वैल्यू एक ही होती है, तो डायरेक्शन के हिसाब से धोखा नहीं खाना है आपको, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो चित्र यही है। तो इसमें आई और बी के बीच में 30 डिग्री का कोण है, तो जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बल का, आई बी एल साइन थीटा, यानी साइन 30। साइन 30 की वैल्यू सबको मालूम है आधा होती है, तो हो जाएगा आई बी एल बाई आधा, यानी बाई 2। ये यहाँ पर है, यानी दूसरा सही रहेगा। दिशा इसमें नहीं पूछा, दिशा पूछा होता तो दिशा भी बताना पड़ता, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगा के निकाल सकते हो। अगला प्रश्न पहले का 6वां और अंतिम पार्ट ऑप्शन का प्रश्न है। 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन का विद्युत वाहक बल होगा, दिया है सेलों के आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। सवाल है तो ऑप्शन पहले छाप लेते हैं, फिर इनसे निपटा जाएगा। पहला ऑप्शन है 3 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है 2 वोल्ट, और तीसरा ऑप्शन दिया है 4 वोल्ट, और चौथा ऑप्शन है 6 वोल्ट। सवाल में है कि 3 सेल हैं, इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो सेल का जो संकेत होता है, देखो बना देते हैं इनको, ये है सेल का संकेत, और एक इसमें होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी दिशा में बना सकते हो, इधर या उधर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो हम इधर बना देते हैं, ये है सेल का ईएमएफ E1 और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही एक और है ईएमएफ E2 रेजिस्टेंस इंटरनल R2। इंडक्टर नहीं बनाना है, R3 ईएमएफ E3। इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ये सवाल में दिया है ऐसे। तो इसमें कहा है कि संयोजन का विद्युत वाहक बल बताओ। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो फार्मूला ये लगता है, देखो, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका अनुपात होता है E1 बाई R1, E2 बाई R2 और E3 बाई R3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी सेल ज्वाइंट रहेंगे। तो इसमें दिया है सभी सेल 6 वोल्ट के हैं। सवाल में दिया है कि 6 वोल्ट के 3 सेल है, मतलब सबका जो ये दिया हुआ है, ये है भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट और ये भी 6 वोल्ट। प्रतिरोध नगण्य है, तो इसकी जगह पे यह नहीं कि लाओ सब में 0 भर दें। अगर भर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, चूंकि इधर है ये, लेकिन लिखना नहीं है। तो ये भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, ये भी 6 वोल्ट, तो हो जाएगा E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट बराबर 6/R1, 6/R2 और 6/R3। तो इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट बटे R इक्विवेलेंट बराबर 6 कोष्ठक में 1/R1, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और जब पैरेलल कनेक्शन होता है सेलों का, तो उसमें जो R इक्विवेलेंट होता है वो यही होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3 डॉट डॉट चलता है। तो ये हो गया E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट
इक्वल 6 और ये भी लिखा हुआ है R इक्विवेलेंट, यहाँ लिख देंगे चूंकि समांतर क्रम संयोजन में R 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस डॉट डॉट चलता है। तो ये रहेगा 1/R इक्विवेलेंट, सॉरी ये इस तरफ भाग है, उधर गुणा हो जाएगा तो होगा E इक्विवेलेंट बराबर 6 1/R इक्विवेलेंट इधर पहले से था, इधर से गया गुणा होके, ये और ये कैंसिल, ये हो गया 6 वोल्ट। तो ये तो हुआ लगा के पता चला, बिना लगाए भी सीधे जान लो। अगर पैरेलल कनेक्शन हुआ तो वोल्टेज सेम टू सेम होती है, अगर सीरीज कनेक्शन हुआ तो वोल्टेज ऐड हो जाता। अगर इसी में कह देता श्रेणी में संयोजित है तो लगभग ये सीधा होके ज्वाइंट ही हो जाता। वैसे उसमें R का रोल रहेगा, लेकिन चूंकि इस फार्मूले में कहा था नगण्य है, तो अगर ये सीधा कनेक्शन हो जाता तो 18 वोल्ट का पक्का आ जाता। लेकिन श्रेणी में, अब यहाँ भी देखो एक बात और भी, जरूरी नहीं कि 6 ही आता। अगर यहाँ पे सेल के टर्मिनल बदल दिए जाएं, जैसे ये प्लस इधर है, अगर इसका प्लस इधर कर दें, इसका इधर कर दें, तो भी मामला उल्टा पल्टा हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूँकि जो सेलों का संयोजन है तो उसमें टर्मिनल नहीं दिया था कि कौन से टर्मिनल को किधर रखना, तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो आप सभी टर्मिनल वन साइड करके ही बनाना। तो ये हुआ ऑप्शन, कहाँ है ये देखो 6 है कहीं, पहला दूसरा, ये यहाँ पे, तो ये पहले के 6वें का चौथा ऑप्शन करेक्ट है, 6 वोल्ट आएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स हमने सॉल्व कर दिया है। अब आप इसे लगा सकते हैं, कोई भी डाउट रहेगा तो आप बिंदास बताएंगे। तब तक छापो। अगला प्रश्न दूसरे का पहला प्रश्न है, गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो गतिशीलता को किससे लिखते हैं? म्यू से। फार्मूला होता VD/E। यहाँ VD है अपवाह वेग, इसमें जो म्यू है ये है गतिशीलता, और जो VD है इसको अनुगमन वेग, अपवाह वेग, जो भी आप कह सको, और जो E है ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब परिभाषा क्या लिखोगे? बहुत सा रूप है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब E बराबर 1 तो म्यू बराबर VD, मतलब एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को उसका गतिशीलता कहेंगे। इलेक्ट्रॉन के बजाय आप आवेश भी यूज कर सकते हो कि एकांक वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश के अपवाह वेग और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को यहाँ पे गतिशीलता कहते हैं। जैसा मर्जी वैसे लिख दो, मतलब चलो एक हम लिख देते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र E में उपस्थित आवेश के अनुगमन वेग VD और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं।
चाहो तो आप यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो कि VD का मीटर पर सेकंड, E का निकालेंगे तो न्यूटन पर कूलम ऊपर हो जाएगा, उसके हिसाब से आप एडजस्ट करके इसका आप मात्रक भी निकाल सकते हो, इसकी बीमा भी निकाल सकते हो। कभी कभी एक नंबर में आ जाता है कि गतिशीलता की बीमा बताओ या गतिशीलता का MKS पद्धति में मात्रक बताओ। तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गतिशीलता होती है अपवाह वेग और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच अनुपात। तो ये हुआ दूसरे का पहला। अगला प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन के प्रयोग में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि प्रयोग जल में रख दिया जाए। मतलब जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को अगर पानी में करें तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे काम करोगे। केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई चाहे रेखीय हो चाहे कोणीय, देखो हम यहाँ नहीं लिख रहे, जबकि हकीकत में कोणीय चौड़ाई का अलग फार्मूला होता है और रेखीय चौड़ाई का अलग फार्मूला होता है। तो हम सिर्फ चौड़ाई करके आपको समझा रहे हैं, और जब चौड़ाई की बात हो तो आप रेखीय चौड़ाई समझना, जिसको लिखते हैं 2x से। ये होता है 2 λ/e × d, जहाँ e का मतलब होता है रेखा छिद्र की चौड़ाई, d का मतलब होता है रेखा छिद्र से स्क्रीन की दूरी, और लैम्डा का मतलब होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो अब इसमें कहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट को पानी में करें तो क्या होगा। तो मालूम है पानी डेंसर मीडियम है हवा के मुकाबले में, और डेंसर मीडियम में वेव लेंथ घट जाती है। तो अगर वेव लेंथ घट गई तो क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ठ की जो चौड़ाई है वो भी कम हो जाएगी। वेव लेंथ क्यों घट जाता है ये बताओ, ये वाला जो होता है ये क्यों घट जाता है। अगर कहा जाए, मान लो आपसे कोई कहे कि केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई हो, या इसको छोड़ दो, आपको वैसे कहा जाए कि कोई भी प्रकाश की किरण पानी में जा रही हवा से तो उसके तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कैसे साबित करोगे। फार्मूला देखो ये होता है n1v1 बराबर n2v2। आपको फार्मूले से बात करनी है, जहाँ पे n1 मान लो ये हवा है, n1 हवा और n2 पानी है, तो हवा का अपवर्तनांक मान लो 1 हो गया, ये हो गया v1, गुणा कर देते हैं, और ये हो गया n2, और यहाँ पे लिख देते हैं v2। तो अगर देखा जाए, अब चूंकि v बराबर क्या होता है न्यू इंटू लैम्डा, जहाँ न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, और आवृत्ति कभी बदलती नहीं है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि v1 बराबर, एक बार लिख देते हैं, ये हो जाएगा v1 बराबर n2v2। v1 की जगह पे लिख सकते हैं न्यू लैम्डा 1, v बराबर न्यू लैम्डा, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी है, और ये होगा n2 न्यू लैम्डा 2, न्यू से न्यू कैंसिल, तो लैम्डा 1 बराबर होगा n2 लैम्डा 2। तो अब बताओ, यहाँ से अगर देखा जाए लैम्डा 2 की वैल्यू तो क्या होगी लैम्डा 1/n2। अब चूंकि जब पानी में लाइट जा रही है तो पानी का अपवर्तनांक हवा से ज़्यादा होगा, तो जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब पानी में जाएंगे तो तरंग दैर्ध्य छोटी होगी। अब चूंकि तरंग दैर्ध्य और चौड़ाई एक दूसरे के समानुपाती हैं, इसका मतलब क्या होगा, केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि प्रयोग जल में रखा, केवल आपको इतना ही लिखना है, यदि प्रयोग जल में रखा जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई घट जाएगी। बस इतना ही लिखना है। अगर एक्सपेरिमेंट हवा के बजाय पानी में करेंगे तो उच्चिष्ठ की चौड़ाई कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वेवलेंथ घटेगा। वेवलेंथ क्यों घटेगा, क्योंकि अपवर्तनांक बढ़ रहा है। तो ये हुआ दूसरे खंड का सॉल्यूशन।
अगला देखो दूसरे का तीसरा प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं, समझाओ। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्या कारण है? तो इसका सीधा सीधा जवाब, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हाँ इलेक्ट्रिक की बात हो रही है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो क्या होगा? मान लो ये पॉइंट हुआ तो यहाँ पे एक स्पर्शी इस पे बनाई जा सकती है, एक स्पर्शी इस पे बनाई जा सकती है। मतलब जहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु है वहाँ पे एक साथ दो दिशा दिख रहा है आपको। मतलब अगर यहाँ पे कह दें कोई हम आवेश रख दें तो वो आवेश दो तरफ भाग सकता है, एक इधर एक इधर, और कोई भी वस्तु एक साथ दो दिशा में नहीं जाता है। इसी का अगर देखा जाए, इसको आधार मान के कि अगर कोई वस्तु एक साथ दो दिशाओं में नहीं जा सकता या वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई कण एक साथ दो दिशाओं में नहीं जा सकता, इसलिए कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। हम यहाँ पे शब्दों में लिख दे रहे हैं, लिखेंगे यदि वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर एक से अधिक स्पर्शी बनेंगी। इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर, एक बिंदु नहीं कह सकते हैं, इसका अर्थ है कि लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कई दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी परेशानी होगी तो ज़रूर बताएंगे आप, तब तक आप इन्हें छापिए। अगला प्रश्न है दूसरे का चौथा प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान क्या होगा? तो सवाल में दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे लिखते हैं यहाँ पे करंट का वर्ग माध्य मूल, तो इसे लिखेंगे IRMS। ये है √2। IRMS की वैल्यू होती है I0/√2। शिखर जो वैल्यू होती है उसमें √2 से अगर डिवाइड कर दें तो वर्ग माध्य मूल मान आता है
तो ये हो जाएगा √2, या यहाँ से I0 की वैल्यू होगी √2 का √2 में गुणा तो हो जाएगा 2 एम्पियर। ये है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान आएगा 2 एम्पियर। तो ये हो जाएगा दूसरे के चौथे का उत्तर। अगला प्रश्न दूसरे का 5वां प्रश्न है, समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। समस्थानिक एवं समभारिक। समस्थानिक को कहते हैं आइसोटोप, और एक समभारिक, इन दोनों के बीच में अंतर बताना है कि क्या है। इन्हें कहते हैं आइसोबार। यह है आइसोटोप्स, यह है आइसोबार। दोनों में अंतर क्या है देखो, सिंपल डिफरेंस बता रहा हूँ। समस्थानिक का मतलब होता है एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, ध्यान रखना आपको इस पे, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। तो दोनों में प्रोटॉनों की संख्या तो 17 है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकलेगी, 35 में से 17 घटाएंगे तब आएगा। इसमें 18 न्यूट्रॉन है और इसमें 20 न्यूट्रॉन। तो एक ही तत्व, यह नहीं कि यहाँ कोई दूसरा लगा दें, तत्व एक ही होना चाहिए और उसके अलग अलग परमाणु हो, लेकिन उन सभी में प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, तो उन्हें कहेंगे समस्थानिक। अगला है समभारिक आइसोबार। तो इसकी परिभाषा होती है विभिन्न तत्वों के, यही मेन डिफरेंस है देखना, इसमें एक ही एलिमेंट होना चाहिए, इसमें अलग अलग एलिमेंट होना चाहिए। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान। इसको द्रव्यमान संख्या को न्यूक्लियनों की संख्या भी बोलते हैं। तो ऐसा भी परिभाषा लिख सकते हो कि विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके न्यूक्लियनों की संख्या समान हो उन्हें हम समभारिक कहेंगे। तो इसमें तत्वों को अलग अलग रखा जाता है समभारिक में, और समस्थानिक में एक ही तत्व होते हैं लेकिन उनके अलग अलग परमाणु होते हैं। जैसे 6 कार्बन 14 और 7 N 14,
इन दोनों में देखो, इसमें भी द्रव्यमान संख्या 14 है, इसमें भी द्रव्यमान संख्या 14 है और तत्व दोनों अलग अलग हैं। तो जब तत्व अलग अलग हों लेकिन द्रव्यमान संख्या बराबर हो तो उन्हें कहेंगे समभारिक, और जब तत्व एक ही हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाए तो उसे कहेंगे समस्थानिक। एक और होता कभी कभी आ जाता समन्यूट्रॉनिक, इसको समप्रोटॉनिक भी बोलते हैं। एक होता है समन्यूट्रॉनिक, तो जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है वो होते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th और 5th पार्ट। आप इसे लगाइए, फिर अगला पार्ट लगा रहे हैं। जब लगे दिलदार हमारी गलियां जब लगे दिलदार हमारे गलियां या जाना। अगला प्रश्न है दूसरे का 6वां पार्ट। प्रश्न है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन 24 घंटे व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना करनी है। तो सवाल में दिया हुआ है कि जो सप्लाई है वो 200 वोल्ट की है और 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में लगे हुए हैं, मतलब समांतर क्रम संयोजन है। तो कैसे लगाएंगे, देखो सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आप गलत तरीके से भी लगाओ। एक बात जान लो इस सवाल के लिए, अगर आप गलत तरीके, कुछ गलत तरीके भी हैं उससे भी लगाओगे तो भी सटीक उत्तर आएगा। और आपको पहचानना है कि गलत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। अगला प्रश्न है दूसरे का 6वां। प्रश्न है किसी मकान में 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन व्यय हुई विद्युत ऊर्जा की गणना कीजिए। तो ये समांतर क्रम संयोजन का प्रश्न है, कैसे लगाना उस पर देखिए। इसको आप फर्जी तरीके से भी लगा सकते हो, कुछ जगह पे मिल जाएगा, कुछ आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, कुछ जगह पे गलत तरीका से लगाया हुआ, क्योंकि सवाल ही थोड़ा अल्टर टाइप है। ये गलत तरीके से भी लगाओगे तो इसका जवाब लगभग सही ही आएगा, कुछ गिनती ऐसी पड़ी है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है मेंस का विभवांतर, जो मेंस लाइन दौड़ा रहे हैं उसका विभवांतर इसमें दिया है। मेन लाइन जो घर में आ रहा है, अगर इसमें देखो यहाँ पे शुरू में 200 वोल्ट लिखा है, लास्ट में 200 बल्ब लिखा है, इसलिए उल्टा सीधा तरीके से लगा के भी इसका उत्तर लाया जा सकता है। लेकिन अगर यही गिनती गलत हो जाती तो फर्जी तरीके से तो किसी कीमत पे नहीं आएगा ये। तो सवाल लगाना सिखा रहे हैं हम आपको। मेंस का विभवांतर जो इसमें दिया है वो दिया हुआ है 200 वोल्ट। जो सप्लाई लगानी है वो 200 वोल्ट की है और एक एक बल्ब का वाट है 60 वाट। बल्ब की शक्ति दिया हुआ है, बल्ब की शक्ति जिसे हम P से लिखते हैं, ये दिया हुआ 60 वाट। बल्ब की शक्ति है 60 वाट। तो अब यहाँ से काम बदलता है, यहाँ से आप चाहो तो निकाल लो कि एक बल्ब कितना एम्पियर लोड उठाएगा या एक बल्ब कितने ओम का है। दोनों तरीका सही है, आप एम्पियर से भी लगा सकते हो और प्रतिरोध से भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं या निकाल लेते हैं, चलो बल्ब
में प्रवाहित विद्युत धारा या एक बल्ब की विद्युत धारा I बराबर होगा P/V। P की वैल्यू है 60 और V की वैल्यू है 200। तो ये हो जाएगा I बराबर 60/200 एम्पियर, यानी एक बल्ब 60/200 एम्पियर लेगा। अब ऐसे ही 200 बल्ब हैं और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है, ध्यान रखना, जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो पैरेलल कनेक्शन में आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा है कि जब करंट जाता है और पैरेलल कनेक्शन हो जाए ऐसे करके, तो करंट अलग अलग बट जाता है। एक में I1 मान लो, एक में I2, एक में I3, I4, इस टाइप से करंट बढ़ता है और ये सभी करंट जोड़ के इस करंट के बराबर होगा। ये है किरचॉफ का धारा संबंधी नियम कि किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली धारा और निकलने वाली धारा का समस्त बीजगणितीय योगफल 0 होता है। तो यहाँ पे देखो इस सवाल में क्या है, हर एक बल्ब कितना करंट उठाएगा, 60/200 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू भी 60/200 एम्पियर, I2 की वैल्यू भी 60/200 एम्पियर, और ऐसे ही 200 बल्ब हैं तो 200 धाराएं होंगी, उनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूँकि 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनमें प्रवाहित धाराओं का कुल योगफल I इक्विवेलेंट ये होगा 60/200। एक बल्ब का करंट है और ऐसे ही लगे हुए हैं 200 बल्ब, तो ऐसे ही 200 शाखाओं में करंट दौड़ रहा है, तो उसमें 200 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60। 200 से 200 कट जाएगा तो ये आएगा 60, यानी जो परिपथ में कुल करंट बहेगा वो 60 एम्पियर होगा। यानी जब आप 200 वोल्ट की सप्लाई लगा देंगे तो उस 200 वोल्ट की सप्लाई आपको 60 एम्पियर लगेगी। 200 वोल्ट यहाँ पे जब आप विभवांतर लगाएंगे तो 60 एम्पियर लोड लगेगा, तब जाके 200 बल्ब ऑन होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 200 बल्ब में शक्ति क्षय बराबर होगा, शक्ति क्षय निकालना है 200 बल्ब की, तो 200 बल्ब की शक्ति क्षय कैसे निकालेंगे, P बराबर होता है V/I। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो सभी में समान वोल्ट लगता है। अभी इससे पहले एक सेल वाले में भी था, तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होगा तो सब में विभवांतर एक जैसा रहेगा, तो सभी में टोटल नेट विभवांतर कितना है 200, और यहाँ पे करंट कितना है 60 एम्पियर, मतलब ये पूरा मिला के 60 एम्पियर हो गया पूरा, और उस पे विभवांतर लगा इतना, और ये चल रहा है 24 घंटे। तो ये केवल अभी शक्ति क्षय निकाल रहे हैं, तो शक्ति क्षय इतना हो जाएगा 0,006 दूनी 12,000 वाट बन जाएगा। इसको लिख सकते हैं 12 किलोवाट, 12 किलोवाट। तो आगे लिखेंगे, इसलिए 24 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा E बराबर होगा P इंटू टी, कुल शक्ति क्षय इंटू कुल टाइम। तो ये है 12 किलोवाट गुणे 24 घंटा बराबर 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 4 28, 288
किलोवाट घंटा, या 288 यूनिट भी लिख सकते हो। और अगर किलोवाट को वाट में बदल दो फिर नीचे लेके आओ तो आप इसको जूल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। आप इस प्रश्न को हल करने के लिए चाहो तो एक बल्ब का प्रतिरोध निकाल लो, फिर ऐसे ही 200 बल्ब लगे हुए हैं समांतर क्रम में, फिर उन सभी का तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। वोल्टेज 200 दिया हुआ है तो आप टोटल शक्ति उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमको ये ज़्यादा बेहतर लगा इसलिए हमने ऐसे ही लगा दिया है। तो यही है क्वेश्चन नंबर दूसरे के 6वें पार्ट का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, आपका कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएंगे, हम आपकी समस्या का निदान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।